कहते हैं इंसानियत को खून के आंसू रुला दिए, इंसान को अपनी कौन सी खूबी पे नाज। इधर कुछ दिनों से एक मुद्दा हर जगह चर्चा परिचर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। इजराइल और हमास के बीच यानी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष चल रहा है, हर कोई उस विषय का विशेषज्ञ बनने का प्रयास कर रहा है। इस विषय पर इतने तथ्य, इतने मटेरियल, इतनी सामग्री हर जगह पर है कि जहां आप इस समस्या की जो व्यवहारिक समझ है वो विकसित कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं ये बताने नहीं जा रहा हूं कि इजराइल और अरब लोगों के बीच में संघर्ष कब और कैसे स्टार्ट हुआ, या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में स्टार्ट कैसे हुआ संघर्ष का, या मौजूदा जो संघर्ष चल रहा है वो किस तरीके से वहां पर एक रूप ले पाया है। मेरा कंसर्न कुछ और है, और कंसर्न ये है कि एक युद्धोन्माद की जो स्थिति पूरी दुनिया में बन रही है, और यह मानवता के भविष्य को लेकर जो संकट उत्पन्न कर रही है, क्या हम उसके बारे में सोचने समझने के लिए तैयार हैं? अभी दुनिया रूस और यूक्रेन के युद्ध से बाहर निकली भी नहीं, अभी तो वहां पर चल ही रहा है मौत का तांडव। और दूसरा, इजराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष, खूनी संघर्ष चल रहा है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। और इसका वजह यह है कि जब इस तरीके की नकारात्मक प्रवृत्तियां प्रभावी होती हैं तो इनका प्रसार वह धीरे धीरे विश्व के हर कोने, हर क्षेत्र में होने लगता है, और इसमें समय नहीं लगता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद मानवता ने एक सबक सीखा था कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध ने जिस तरीके से व्यापक मानवीय क्षति की थी, हम तीसरे विश्व युद्ध की परिस्थितियां निर्मित नहीं होने देंगे। हमने इसी आदर्श के साथ, इसी लक्ष्य के साथ कई संस्थाएं बनाई, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का निर्माण हमने करना शुरू किया, और एक सभ्य वैश्विक समाज बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े। वैश्विक स्तर पर धीरे धीरे क्रमिक रूप में अंतर निर्भरता भी देखी गई। व्यापार, संस्कृति, पर्यटन, अलग अलग क्षेत्रों में आदान प्रदान बढ़ते गए, और ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब वैश्विक जो मानवता है वह धीरे धीरे एकीकृत हो रही है। लेकिन समय समय पर मानवता के दामन पर ऐसे खून के छींटे लगते रहे हैं जिससे मानवता के भविष्य पर एक संदेह उत्पन्न होता है। और ऐसा ही मुद्दा है इजराइल और फिलिस्तीन का मौजूदा मुद्दा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब देशों का जो युद्ध को लेकर धड़क है वो खुल रहा है। युद्ध को अब जायज भी बताया जा रहा है, और युद्ध को व्यवहारिक और आवश्यक भी बताया जा रहा है। युद्ध से जो विनाशकारी परिणाम निकलते हैं, उन परिणामों के बारे में चिंता से कहीं ज्यादा अब राष्ट्रीय हित होते जा रहे हैं, धार्मिक हित होते जा रहे हैं, और पहचान की यह राजनीति विश्व को किस तरफ लेकर जाएगी, यह कहना बड़ा मुश्किल है। अगर आप गौर से देखिए, पिछले कुछ दिनों से जैसे ही हमास ने इजराइल पर हमला किया, समर्थकों की एक बाढ़ सी आ गई, जिन्होंने वहां पर हमास के उस कृत्य को वहां पर वह उचित बताया, कंपनसेशन बताया कि लंबे समय से जो इजराइल की त्रासदी से, इजराइल की जो आक्रामकता से फिलिस्तीनी त्रस्त थे, उस फिलिस्तीन के जो संवेदनाएं थी, उन संवेदनाओं को जो है वह उजागर करता हुआ यह घटना वहां पर बताया गया। मतलब जायज बताया गया, सही बताया गया कि जो फिलिस्तीन ने किया, हमास ने किया है, वो सही किया है। कितनी मानवता तड़प तड़प कर मर रही है, इस बात का अंदाजा भी किसी को शायद नहीं होगा। हमास के उस हमले में वह बच्चे, बूढ़े, औरत, हर कोई तबका, हर कोई वर्ग वहां पर जो है मारा गया। अभी न जाने कितने लोग अपहरण करके गाजा पट्टी में ले जाए गए, और ऐसे में वहां इस कृत्य को लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। यह मानवता को शर्मिंदा करने वाला कृत्य है। अगर कोई भी यहां पर इन तरीके के घटनाओं को सहानुभूति के नजरिए से देखता है, कंपनसेशन के नजरिए से देखता है, ऐतिहासिक गलती को सही करने के रूप में देखता है, तो यह निश्चित रूप से निंदनीय है। और ठीक उसी तरीके से जब इजराइल गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है अपने रिवेंज में, प्रतिशोध में, और वहां सिविलियन जो एरिया है वहां पर हमला हो रहा है, वहां पर निर्दोष नागरिकों की हत्याएं हो रही हैं, वहां पर बिजली कट कर दी गई है, भोजन
राशन की आपूर्ति बंद हो चुकी है, जल की व्यवस्था नहीं है, अस्पतालों में बेतरतीब भीड़ बढ़ती जा रही है और यह भी मानवता को शर्मिंदा करने वाला एक बहुत बड़ा यहां पर घटनाक्रम चल रहा है। और इन घटनाओं के बीच में अट्टहास करते हुए, उल्लास करते हुए दो धड़ों में, दो गुटों में समाज जो बटा हुआ दिखाई देता है, यह निंदनीय है, यह कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता है। जो लोग इजराइल को सही मान रहे हैं, जो लोग फिलिस्तीन को सही मान रहे हैं, शायद वो इस समस्या की पूरी समझ ही नहीं रखते। असल में ये बहुत उलझा हुआ मामला है अरब क्षेत्र का, जिसे आप अरब इजराइल वॉर के रूप में आप देखते रहे हैं, इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष के रूप में देखते रहे। यह जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र को लेकर यह संघर्ष चल रहा है, पहले समझना होगा कि वह क्षेत्र जो है इतना संघर्ष का स्थल क्यों बना। अगर इस क्षेत्र के हम इतिहास में जाएं तो यहां पर यहूदी समुदाय के लोग वह इतिहास में रहा करते थे और यहां यह जो क्षेत्र रहा है, इसी क्षेत्र में आगे चलकर यहां पर देखा गया कि अलग अलग संघर्ष हुए। यहूदियों के ऊपर बेबोलियन द्वारा हमले हुए, रोमन के द्वारा हमले हुए, फिर ऑटोमन साम्राज्य यहां पर आया और यहूदी जो हैं वह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वहां पर बिखर गए। फिर आया दौर जब देखा गया कि यूरोप में यहूदी वह मजबूत स्थिति में, आर्थिक स्थिति में आए और उन्होंने अमेरिका और यूरोप की सरकारों पर दबाव बनाना शुरू किया, अपने को एक संगठन के रूप में लामबंद किया और कहा कि हम अब आना चाहते हैं अपने होमलैंड, प्रॉमिसिंग लैंड की तरफ। तो यहां पर पहले विश्व युद्ध के बाद बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में ब्रिटेन ने यह कह दिया था कि हम होमलैंड को यहां पर एग्री करते हैं, लेकिन उस वक्त जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, ब्रिटेन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि 1918 के बाद से ही यहूदियों का यहां पर आना शुरू हो चुका था। यह जो तुर्की का क्षेत्र था, जिसको हम फिलिस्तीनी क्षेत्र कहते हैं, यहां पर यहूदियों का आना शुरू हो चुका था। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो अमेरिका भी जो है वह इजराइल के गठन को लेकर बड़ा वहां पर रुचि रखता है और 1948 में इजराइल का गठन हो जाता है। अब सवाल यह है कि इजराइल का गठन जिन क्षेत्र में हो रहा है, यानी जो फिलिस्तीनी क्षेत्र है, जहां पर फिलिस्तीनी मुसलमान वहां पर रहते थे, तो अगर कहीं बाहर से किसी को लाकर वहां पर स्थापित किया जाएगा तो विरोध तो होना ही है। तो वहां पर विरोध भी देखा गया। एक आम सहमति की कोशिश वहां पर शुरुआत से ही नहीं की गई और वहां पर एक नया देश वहां पर गठित कर दिया गया, यहूदियों का देश इजराइल के रूप में। अब चलिए, एक देश अगर गठित हुआ तो हुआ, वहां पर अब जो दो मुल्क थे इजराइल और फिलिस्तीन के रूप में, उनके बीच में एक बेहतर समन्वय और बेहतर सहयोग की संभावना क्या नहीं हो सकती थी? क्या उसके लिए गंभीर प्रयास नहीं होने चाहिए थे? लेकिन हुआ क्या? अरब देशों ने इजराइल पर 1948 में ही हमला कर दिया। इजिप्ट ने, सीरिया, जॉर्डन ने जो है वहां पर हमला कर दिया और उसका परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि इजराइल तो जहां था वहां बना रहा और फिलिस्तीन गायब हो गया नक्शे से। क्योंकि अब देखा गया कि एक तरफ जो गाजा पट्टी का क्षेत्र था वो इजिप्ट ने अपने पास रख लिया और जॉर्डन ने वेस्ट बैंक को अपने पास रख लिया। जो फिलिस्तीन के दो क्षेत्र यहां पर थे, तो फिलिस्तीन की अपनी खुद की सरकार रही नहीं। अब ये अरब देश जो यहां आए थे वो किसके इंटरेस्ट के लिए आए थे? फिलिस्तीनियों के इंटरेस्ट के लिए आए थे या अपने इंटरेस्ट के लिए आए थे? पहला यहां पर सवाल ये। दूसरा सवाल, 1956 में फिर से इजराइल पर जो है, इजराइल ने मिस्र पर हमला किया और अरब इजराइल का एक संघर्ष वहां पर भी देखा गया। लेकिन जो निर्णायक युद्ध रहा वो 1967 का रहा। 1967 में जब एक बार फिर से इजराइल पर हमला हुआ इजिप्ट और जॉर्डन और सीरिया के द्वारा, तो उसका परिणाम यह निकला कि इजराइल ने इस बार इस 6 डे वॉर में निर्णायक जीत हासिल की और गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक पर नियंत्रण कर लिया और सीरिया से गोलन हाइट्स भी ले लिया। और जब ऐसा इजराइल ने किया तो इजराइल अब मजबूत स्थिति में आ चुका था। इजराइल अगर चाहता तो यहां पर इस समस्या का समाधान निकाल सकता था। क्या समाधान निकालता? कि वह फिलिस्तीनी जो क्षेत्र था उसे एक अलग मुल्क के रूप में घोषित करके वहां पर वह एक शांतिपूर्ण व्यवस्था स्थापित कर सकता था। लेकिन इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने जो है वेस्ट बैंक का जो क्षेत्र था, फिलिस्तीनी क्षेत्र था, वहां पर यहूदी बस्तियों को अनाधिकृत रूप से बसाना शुरू कर दिया। और जब अनाधिकृत रूप में आपने बसाना शुरू कर दिया तो वहां रहने वाले फिलिस्तीनी जो हैं वो वहां से कहीं ना कहीं डिस्प्लेस होंगे।
तो इस तरीके की समस्याएं वहां पर शुरू होंगी जो प्रतिशोध की भावना को बढ़ावा देंगी, जो वहां पर संघर्ष की भावना को बढ़ावा देंगी। फिलिस्तीनियों में वह गुस्सा वहां पर लगातार बना हुआ था। आगे चलकर 1973 में फिर से इजराइल पर हमला होता है। इस बार इजराइल बिल्कुल सरप्राइज्ड हुआ और इस बार का जो हमला 1973 का योम किप्पुर का वार था, वह इजराइल को बिल्कुल उसी तरीके से चौंकाने वाला था जैसा इस साल अभी हुआ है। वहां पर योम किप्पुर का जो है उत्सव था और उसी दौरान वो हमला वहां पर किया गया था, लेकिन किसी तरीके से इजराइल ने अपने आप को बचाया। अब मुद्दा यह है कि इजराइल ने 1967 के बाद से ही फिलिस्तीनी क्षेत्र में धीरे धीरे अधिक्रमण करते हुए एक बड़ा हिस्सा फिलिस्तीन का अपने पास ले लिया और फिलिस्तीन एक राष्ट्र के रूप में गायब हो गया। और खासकर जो गाजा पट्टी का क्षेत्र है, वह गाजा पट्टी का क्षेत्र बहुत डेंस होता गया, वह बहुत अधिक घनत्व वाला होता गया और वहां पर लाखों की आबादी रहती है। आधारभूत आवश्यकताएं भी उनकी जो है पूरी नहीं हो पाती। तो इजराइल यहां पर जो है वह समस्या के समाधान के बजाय वह समस्या का वह प्रेरक वहां पर बनता गया। आगे चलकर यह देखा गया कि जब 1979 में इजराइल और इजिप्ट के बीच में समझौता हुआ, बातचीत हुई, तो वहां से जो है कम से कम एक शुभ संकेत आया कि जो अरब इजराइल वॉर चल रहा था वो खत्म होगा और अगर ये खत्म होगा तो शायद फिलिस्तीनियों के साथ इजराइल का जो मुद्दा है वो सॉल्व हो सकता है। अभी तक फिलिस्तीन अपने आप में इजराइल के लिए समस्या नहीं थी। अभी तक जो समस्या, मूल समस्या थी, वो अरब देशों द्वारा जो इजराइल पर हमला किया जाना था। लेकिन अब क्या हुआ, 1979 में एक तरफ मिस्र जो फिलिस्तीन के नाम पर इजराइल से लड़ रहा था, वह इजराइल के साथ समझौता करता है और इसी समय, ठीक इसी समय ईरान का उभार होता है, इस्लामिक क्रांति ईरान में आता है और अब वह इस्लाम का नुमाइंदा बनने की कोशिश करता है और ईरान ने अब फिलिस्तीन के लोगों को समर्थन देना शुरू कर दिया। इस बीच फिलिस्तीनी क्षेत्र से जो मुस्लिम डिस्प्लेस हो रहे थे, जो पीएलओ के मेंबर थे, वो यहां से लेबनान की तरफ जा रहे थे और लेबनान में जाकर उन लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसको हिजबुल्लाह के नाम से आप जानते हैं और इस हिजबुल्लाह को ईरान के द्वारा फंड किया जाता है, हथियार दिया जाता है, ऐसा आरोप ईरान के ऊपर लगता है। यानी हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन के गठन में किसकी भूमिका है? ईरान की भूमिका है। अब ईरान के हित क्या है यहां पर? वह फिलिस्तीनियों के बारे में सोच रहा है या वह यहां पर अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है? यह तो सोचने वाली बात यहां पर है ना। और इस हिजबुल्लाह के द्वारा फिर इजराइल पर हमले स्टार्ट होते हैं। तो इजराइल जब हमलों के बीच में घिरा रहता है तो उसे लगता है कि उसका विकास कैसे होगा, उसकी स्थिरता, स्थायित्व कैसे आएगा। तो अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव को स्वीकार करता है और 1993 में ओस्लो अकॉर्ड के माध्यम से फिलिस्तीन और इजराइल टू नेशन थ्योरी को कम से कम एक्सेप्ट कर लेते हैं और लगा कि अब इससे सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और इस तरीके से एक तरफ जो है यहां पर यासिर अराफात के नेतृत्व में फिलिस्तीन की सरकार और दूसरी तरफ इजराइल वहां पर। तो समस्या का समाधान थोड़ा बहुत यहां पर दिखाई देता है कि हो सकता है कि सब कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन इसके बाद 2005 में जब यासिर अराफात की मृत्यु हुई और पीएलओ दो भागों में बटा, एक तरफ हमास और दूसरी तरफ अल फतह। और हमास जो है वह एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभरता है और जिसका एकमात्र नारा यह है इजराइल का सर्वविनाश, जबकि अल फतह यह चाहती है कि इजराइल के साथ शांति वार्ता के माध्यम से समस्या का समाधान निकाला जाए। यानी एक और समस्या उत्पन्न हुई हमास के रूप में, उधर हिजबुल्लाह के रूप में एक समस्या है। अब ये दोनों के द्वारा इजराइल पर जो है हमले किए जा रहे हैं और इजराइल इसके साथ यहां पर इनके ऊपर हमला करता है। और ये जब हमला इजराइल के द्वारा किया जाता है तो यहां पर सिविलियन जो पॉपुलेशन है वो इतना डेंस इलाका है कि वहां पर बहुत से निर्दोष नागरिक उस चपेट में वहां पर आते हैं। तो ये बहुत बड़ी कैजुअलिटी को लेकर आता है। अब इससे प्रतिशोध की एक संस्कृति विकसित होगी और ये यहां पर जो है यह समस्या को इसी तरीके से बनाए रखेगी। अब सवाल यह है कि जो इनके नुमाइंदे हैं, जो इनके हितों की बात करते हैं, उन्होंने क्या कभी कोई गंभीर प्रयास किया इस तरीके की समस्याओं के समाधान के लिए? हम सऊदी अरब को कहते हैं कि वह इस क्षेत्र का नेतृत्व करता है, यूएई जो है इस क्षेत्र का नेतृत्व करता है, ईरान इस क्षेत्र का नेतृत्व करता है। फिलिस्तीनियों के हित में क्या बातें इनके द्वारा की गई? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जो है वह इजराइल के हितों की बात करते हैं, यहूदियों के हितों की बात करते हैं। क्या उन्हें यह नहीं समझ में आया कि इस समस्या का एक ठोस और व्यवहारिक समाधान वहां पर होना चाहिए?
इसके बजाय तो हमेशा उदाहरण ये मिले हैं कि इस क्षेत्र में एक शक्ति राजनीति को बढ़ावा देकर ये जो अलग अलग शक्तियां हैं अपने हितों को कहीं ना कहीं पूरा करना चाहती हैं। आज तुर्की व ऑटोमन साम्राज्य को फिर से लाना चाहता है, इस्लामिक जो है शासन फिर से लाना चाहता है, वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने में लगा हुआ है, ईरान अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने में लगा हुआ है, और इजराइल जो है वह अपना पूर्ण नियंत्रण इस क्षेत्र में बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी फिलिस्तीन के अस्तित्व को अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर यहां पर कैसे जो है एक सार्थक समाधान निकल सकता है। तो मुद्दा बड़ा जटिल है, शक्ति राजनीति का मुद्दा है। मेरा बस इतना आप लोगों से कहना है, इस विषय पर एक विस्तृत वीडियो में बना दूंगा, लेकिन इतना कहना है कि जब भी ऐसे मुद्दों पर आप अपने निष्कर्ष निकालिए तो आप मानवता के पक्ष में रहिए। धर्म के आधार पर, राष्ट्र के आधार पर, राजनीतिक दल के आधार पर अगर आप विचारधारा गढ़ते हैं और किसी एक पक्ष के साथ जाते हैं और दूसरे पक्ष का उपहास उड़ाते हैं तो असल में आप मानवता का उपहास उड़ा रहे हैं। आज ये इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष चल रहा है, कल चीन और ताइवान के बीच में हो सकता है, कल भारत और चीन के बीच में हो सकता है, और दुनिया के न जाने कौन कौन से हिस्सों में इस तरीके की मानवता के सामने आपदाएं आ सकती हैं। और इनके लिए आने वाले समय में मनुष्यों को समझना होगा, मानवता को गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि अब हमारे पास जो हथियार आ रहे हैं वो युद्ध को वह क्षणिक नहीं, अल्पकालिक नहीं रहने देंगे। युद्ध लंबा खींचेगा और जितना लंबा खींचेगा मानवता की उतनी ज्यादा क्षति होगी। इसका बड़ा उदाहरण आपके सामने रूस और यूक्रेन है। कौन हार रहा है? वहां मानवता ही तो हार रही है। लंबे समय तक जितना लंबा युद्ध चलेगा वहां के लोगों का भविष्य क्या होगा, वहां के लोगों के जीवन का उद्देश्य क्या होगा। और अब यही स्थिति यह इजराइल और यहां फिलिस्तीन में भी देखने को मिल रही है। तो इसलिए अगर हम अपनी सोच को सही नहीं रखेंगे, हम अपनी विचारधारा को जो है वह संतुलित नहीं रखेंगे, तो ये जो समस्याएं हैं ये समस्याएं जटिल होती जाएंगी। आप ये कह सकते हैं कि आप सोच सही रखने से क्या इस समस्या का कोई समाधान आप दे देंगे? समस्या का समाधान नहीं। ये जो सोच है 1, 2, 4 लोगों की, ये जब सकारात्मक सोच समाज में आती है तो एक ऐसा समाज बनता है जो सकारात्मक रूप में समस्याओं के समाधान की बात करता है और समझता है। लेकिन जिस दौर में हम रह रहे हैं, आप किसी एक के पक्ष में खड़े हैं तो आपके साथ कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग विरोध में हैं, किसी दूसरे के साथ खड़े हैं तो उनके साथ जो है पक्ष और विपक्ष में लोग आपके साथ। एक ऐसे दौर में जहां पर मानवता त्रासदीपूर्ण समय से गुजर रही है, सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि कम से कम अपने सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यमों में इस तरीके का आप जो है वह वैचारिक प्रदूषण फैलाना न शुरू करें जिसमें आप जो है वह इनमें से इस युद्ध को आप एंजॉय करते हुए दिखें। यह युद्धोन्माद आपके अंदर नहीं होना चाहिए। युद्ध किसी भी तरीके से नैतिक उचित नहीं ठहराया जा सकता है। युद्ध में मानवता हारती है और युद्ध आज के दौर का 21वीं सदी का सच नहीं हो सकता है। यह हमें समझना है और यही वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की जो हमारी भारतीय संस्कृति की भावना थी, उसका प्रचार प्रसार हमें पूरे विश्व में करना है। हमें खुद शांत रहना है और दुनिया को भी शांत बनाना है। धन्यवाद।